नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए न सिर्फ शहर हैदराबाद और तेलंगाना बल्कि मुल्क के मुमताज़ डॉक्टर्स को मदऊ करते हैं और उनकी राय हासिल करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो डॉक्टर्स अपने स्टूडियो में तलब करते हैं या उन्हें मदऊ किया जाता है वो गैर मामूली सलाहियतों के हामिल होते हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आज के हमारे मेहमान का सवाल है तो आपको बता दूँ कि ये एक ऐसे आज़ा से जुड़ी हुई डॉक्टर हैं जो कहते हैं कि उस बारे में सिर्फ आपको एक मुहावरे की शक्ल में आपको बता देता हूँ कि अक्सर कोई अच्छा काम करता है तो कहा जाता है कि आपने ख़ानदान की नाक ऊंची कर दी है, और जब कोई बुरा काम करता है तो कहा जाता है कि आपने ख़ानदान की नाक काट दी है। लेकिन नाक का जहाँ तक सवाल है, आप बता दूँ कि चेहरे की खूबसूरती के में नाक का बहुत अहम किरदार होता है। उसी तरह अगर आप देखेंगे सेहत की बहाली में या सेहत की अच्छी सेहत या तंदुरुस्ती में भी नाक का अहम किरदार होता है। मिसाल के तौर पर आपको बता दूँ कि अगर नाक बंद हो जाए या ब्लॉक हो जाए तो फिर किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ता है मरीज़ों को, ये डॉक्टर्स ही बेहतर जानते हैं और मरीज़ ही बेहतर जानते हैं। बहरहाल हम चलते हैं हमारे आज के मेहमान की तरफ और उनका नाम है डॉक्टर शाहान खूबी। और आपको बता दूँ कि खूबी नाम सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन हम यकीन से कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इन डॉक्टर साहबा के हाथ में उनकी जो खूबी है वो अल्लाह की शिफा है। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है। बहुत-बहुत जी, जी। शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, आपको डॉक्टर साहब के बारे में बता दूँ कि डॉक्टर शाहान खूबी एमबीबीएस उन्होंने उस्मानिया से किया, फिर एमएससी उस्मानिया से किया। और अच्छी बात ये है कि उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए इन दोनों में भी, यानी एमबीबीएस में भी और एमएस में भी। और न सिर्फ अपने मुल्क का बल्कि अपने मिल्लत का, अपने वालिदैन का भी नाम उन्होंने रोशन किया। और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वो अपने जो मरीज़ होते हैं उनसे निमटती हैं, यानी उनका इलाज करती हैं, उनसे बात करती हैं। और मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर का लहजा होता है वही लहजा मरीज़ का आधा इलाज करता है। तो बहरहाल एक सवाल से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और वो ये है कि जो नाक है उसके अफ़्वाल क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं? जी। नाक का सब में अहम और सब में यूनिक फंक्शन होता है स्मेल सेंसेशन, जी, मतलब सूंघना। और उसके अलावा जो हम नाक से सांस लेते हैं, जो लंग्स तक जाती है, तो उसको फ़िल्टर करना और उसका टेम्परेचर, बाहर का जो हवा का टेम्परेचर है उसको बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट करके लंग्स तक पहुँचाना और उसमें थोड़ा मॉइस्चर ऐड करना, ह्यूमिडिटी ऐड करना, ये सब लंग्स का नोज़ का फंक्शन है। इसकी वजह से लंग्स के सेल्स जो होते हैं ना वो डैमेज नहीं होते हैं और लंग्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। जी, जी। अक्सर ये देखा जाता है कि बाज़ लोग जब सोते हैं तो आवाज़ आती है, तो क्या उनकी नाक बंद हो जाती है? जी हाँ, मोस्ट लाइकली इसको ये तो नोज़ ब्लॉकेज तो डे टाइम में यूजुअली लोगों को महसूस होता है। जी, जी। कई लोग सोने के बाद महसूस नहीं करते हैं, उनको नाक से सिर्फ आवाज़ें आती हैं या उनके साथ जो सोते हैं वो आके कंप्लेन करते हैं कि स्नोरिंग हो रही है, खर्राटे आ रहे हैं। तो ये भी नोज़ ब्लॉकेज एक पार्टली नोज़ ब्लॉकेज का ही रीज़न होता है। जी, जी। इसको इवैल्यूएट करके हम समझ सकते हैं कि असल ब्लॉकेज कहाँ पे है और उसका उस हिसाब से इलाज किया जाता है। नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक डॉक्टर खूबी का सवाल है तो आपको भी बताना ज़रूरी है कि ये ओलिव हॉस्पिटल में ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, कंसल्टेंट है हेड एंड नेक की। और वहाँ पर बच्चों को भी देखती हैं, बूढ़ों को भी देखती हैं और ख़वातीन को भी वो देखती हैं। ख़ास तौर पर नाक की से जुड़ी जो बीमारियाँ हैं उसके इलाज में वो महारत रखती हैं। तो दूसरा सवाल डॉक्टर साहब हमारा ये है कि जो कॉमन काज़ है बच्चों में ख़ास तौर पर नाक बंद होने की, वो क्या वो काज़ हैं या वजूहात हैं? सब में कॉमन कॉज जो होता है वो है कॉमन कोल्ड या सर्दी जुकाम, मामूली सर्दी जुकाम। यूजुअली ये तो 2-3 दिन में कम हो जाता है, लेकिन गैर ज़रूरी दवाएं इस्तेमाल करने की वजह से वो नोज़ ब्लॉक थोड़ा पर्सिस्टेंट होने लगता है, काफ़ी लंबे अरसे तक चलने लगता है। और एक चीज़ क्या है, जैसे कि एलर्जीज होती हैं, छींकें आती हैं, नाक से पानी जाता है, उसकी वजह से नाक के अंदर की स्किन में स्वेलिंग आने लगती है। छोटे बच्चों में भी होता है? बिल्कुल होता है, अनफॉर्चुनेटली आजकल यंग एज में ज़्यादा देखा जा रहा है। और जैसे गले में टॉन्सिल्स होते हैं वैसे ही नाक के पीछे गोश होता है, उसे एडिनॉइड्स कहते हैं। अच्छा। तो वो एडिनॉइड्स में रिपीटेड इन्फेक्शन, बार-बार थ्रोट और नोज़ इन्फेक्शन की वजह से एडिनॉइड्स में पर्सिस्टेंट कंटीन्यूअस स्वेलिंग आने लगती है। अच्छा। उसकी वजह से भी नोज़ ब्लॉकेज बच्चों में, छोटे बच्चों में खास तौर से खर्राटे और मुँह से सांस लेने की प्रॉब्लम होती है। जी, जी। और बड़ों में क्या होता है, क्या वजूहात हैं? जी, मोस्ट कॉमन अगर आप पूछें तो ये नाक में जो बीच में हड्डी मौजूद होती है जिसको सेप्टम कहते हैं, तो वो डिविएटेड नेज़ल सेप्टम, नाक की हड्डी एक तरफ टेढ़ी होने की वजह से नोज़ ब्लॉकेज होती है। कई लोगों को ये पैदाइशी होती है, किसी को एक्सीडेंट के बाद हो सकती है। और एक तरफ हड्डी अगर ज़्यादा टेढ़ी हो
तो उसके जवाब में दूसरी साइड में जो नॉर्मल मसल्स होते हैं नोज में, जो नॉर्मल गोश्त होता है उसमें सूजन पैदा हो जाती है, उसकी वजह से दोनों तरफ नोज ब्लॉकेज होती है। जी जी। और जैसे बच्चों में होता है वैसे ही एडल्ट्स में भी एलर्जीज ज़्यादा होते हैं कभी। जी जी। और जैसे कोई दवाई नहीं लेते हैं तो अच्छा। परसिस्टेंटली अगर एलर्जी ज़्यादा होने लगती है तो वो कॉम्प्लिकेशंस में चल जाती है। उसकी अच्छा। वजह से एक्स्ट्रा नाक में गोश्त फॉर्म होता है, हाँ। उसको पॉलिप्स कहते जी हैं। जी। उसकी वजह से स्मेल सेंसेशन भी कम हो जाता है और ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है। तो फिर वो सर्जरी के ज़रिए निकालना पड़ता है? जी, हमेशा सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जी क्योंकि जी। एलर्जी जो है एक मेडिकल कंडीशन है। अच्छा। तो जब हम एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन या ज़रूरत पड़ने पे अगर कुछ स्टेरॉइड स्प्रेज वगैरह उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो पॉलिप्स भी श्रिंक होने लगते हैं और एलर्जीज भी कंट्रोल में हो जाती है। जब अंदर की स्किन में स्वेलिंग कम हो जाती है तो नाक से सांस लेना आसान होता जी है। जी। लेकिन अगर इसके साथ अगर साइनसेस के रास्ते बंद हो जाए, अच्छा जी। साइनस इन्फेक्शन रिपीटेड होने लगे या फिर हड्डी टेढ़ी हो, अगर हड्डी टेढ़ी हो तो उस पर दवाई काम नहीं करती, अच्छा। तो उसको तो ऑपरेशन करके ही सीधा करना पड़ता है। जी और जी। अगर साइनसेस बार बार इन्फेक्ट हो रहे हैं ये सब रीजन से, तो उसके लिए भी सर्जरी करनी पड़ती जी है। जी। एक बात आपने बहुत अच्छी बताई, जहाँ तक बच्चों के बारे में आपने कहा जी। कि उसके जो काज है, जो असबाब हैं, उसके वजूहात हैं, जी। वो आपने बताई। फिर एडल्ट्स के बारे में भी बताया है। जी। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि जो बूढ़े होते हैं, ज़ईफ़ होते हैं, उनमें क्या मुख्तलिफ वजूहात होती हैं? जी, देखिए जिनको अगर बचपन से या जवानी में कभी ऐसा नोज़ ब्लॉकेज का इशू नहीं रहा हाँ हाँ। और उनको सडनली अगर ओल्ड एज में नोज़ ब्लॉकेज हो रही है, खास तौर से एक तरफ हो रही है और उसके साथ कुछ और अगर सिम्टम्स हो, जैसे कि नोज़ से ब्लड आ रहा है या फिर नोज़ से कुछ डिस्चार्ज पानी की तरह ऐसा निकल रहा है, तो ये अलार्मिंग साइंस है। तो इसको डेफिनेटली इलाज की ज़रूरत है, जाँच की ज़रूरत है, क्योंकि ये ओल्ड एज में यूजुअली ट्यूमर के अलामत हो सकते हैं। अच्छा, एक सवाल आम तौर पे ये देखा जाता है कि टेस्टों के बारे में पूछा जी, जाता है डॉक्टर जी। से कि आप फलां ये टेस्ट लिखो, ये टेस्ट लिखो। लेकिन आप ये बताइए कि नोज़ ब्लॉक के जो डायग्नोस करना होता है, जी। तो उसके लिए कौन से टेस्ट करवाते हैं? टेस्ट से पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हिस्ट्री टेकिंग। अच्छा। तो पहले पेशेंट से हम जानते हैं कि कब से कितने ड्यूरेशन से प्रॉब्लम है, उसके साथ कुछ और प्रॉब्लम है, नोज़ अच्छा, ब्लॉकेज अच्छा। के साथ जैसे ब्लीडिंग हो रही है या सर में दर्द रहता है या कुछ पस डिस्चार्ज वगैरह होता है, तो काफ़ी आइडिया हमको उसी से मालूम हो जाता है, उसी से अंदाज़ा हो जाता है। उसके अलावा फिर एग्जामिनेशन होता है नोज़ का जी। और लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट जैसे नेज़ल एंडोस्कोपी वगैरह की अच्छा। जाती है। उससे नोज़ में कैमरा लगा के हम टीवी पे चेक करते हैं अंदर अच्छा, तक, अच्छा। तो एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम है, कितना ब्लॉकेज है, उससे हमको पता चलता है। उसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम एक्सरेज और सीटी स्कैन भी करवाते हैं। जी, जी। आपने एक दौरान गुफ्तगू एक बात अच्छी कही कि नाक से खून भी जाता जी। है, ब्लीडिंग होती है। जी। तो अक्सर ये देखा जाता है कि बाद छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें ये देखा जाता है, ख़ासतौर पे मैं समझता हूँ कि 10 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं या उससे कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, धूप में जब खेलते जी। हैं और घर आते हैं, तो जी। उनके नाक से खून बहना शुरू हाँ। होता है। वजह क्या है? इसका मोस्ट कॉमन रीज़न है ड्राइनेस, सूखापन जो है, अच्छा। खुश्की हो जाती है नाक में हाँ, हाँ। और गर्मी की वजह से और ज़्यादा होने लगती है। हाँ, तो हाँ। ज़रे धक्के से भी जो नाक की अंदर ड्राई स्किन है, तो हुँ। वो हट जाती है। जी, उसके जी। साथ जो नॉर्मल स्किन है वो भी थोड़ा रप्चर हो जाती है, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। तो हुँ। इसको प्रिवेंट करने के लिए अगर बच्चे को हर गर्मी के मौसम में ऐसा हो रहा है, तो सिंपल सलाइन नेज़ल स्प्रेज़ मौजूद होते हैं अच्छा। मार्केट में, हाँ, हाँ। तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खेलने से पहले लगा के जाएँ, तो उससे ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाते जी, जी, नहीं। अक्सर माँओं को ये देखा गया है कि जब बच्चे को खून निकलता है नाक हैं। से, लेटा देते तो हैं। पानी लेते हैं, हाँ। तालू पर लगाते जी, हैं, जी, वो जी। इस तरह के क्या? हाँ, जी, वो जी। चीज़ों से क्या होता है, वो एरिया में ब्लड वेसल्स थोड़ा कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। अच्छा। तो इंटेंसिटी जो ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है ना, वो डेफिनेटली थोड़ा कंट्रोल हो जाती है। जी, जी। लेकिन जब कॉज़ हमको अंदाज़ा है कि ये ड्राइनेस की वजह से हो रही है, तो उसको प्रिवेंट करना ऑब्वियसली बेटर रहेगा। चलिए एक और सवाल करते हैं। जी। नाज़रीन, ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम है और इसलिए अहम है क्योंकि अक्सर लोग इसी का शिकार होते हैं। मिसाल के तौर पर नोज़ ब्लॉक है, जी। नोज़ ब्लॉक को इग्नोर कर देते हैं लोग। जी, जी। तो अगर इग्नोर करते हैं तो ऐसा लगता है कि कॉम्प्लिकेशंस जो हैं या जी, जी। पेचीदगियाँ जो हैं, वो पैदा होती हैं। तो वो क्या पेचीदगियाँ हैं? जी, छोटे बच्चों में अगर देखें हम तो यूजुअली फेस पे जो साइनसेस होते हैं, चेहरे जी। की हड्डियाँ होते हैं, वो एक एज तक डेवलप नहीं होते हैं। अच्छा। तो मुँह से सांस लेने की वजह से नोज़ से हवा नहीं जा रही है और साइनसेस हुँ। खुल नहीं रहे हैं, तो उसकी वजह से जो चीक बोन्स होते हैं, जो प्रोमिनेंस होता है, वो डेवलप नहीं हो पाता है। हुँ। तो चेहरा फ्लैट हो जाता है, अच्छा। चेहरा लंबा हो जाता है, हाँ, हाँ। दांत बाहर आने लगते अच्छा, हैं, अच्छा। कंटिन्यूअसली मुँह खुला रहता है और बच्चों में भी खर्राटे देखे जाते हैं। हाँ, हाँ। और कंटिन्यूअसली मुंह से सांस लेने की वजह से गले के इन्फेक्शंस, टॉन्सिल्स के इन्फेक्शंस होने लगते हैं या लंग्स के इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। और नाक के ज़रिए से कान में, मिडिल ईयर में एक ट्यूब अच्छा। पास होता है। हुँ। तो क्योंकि नाक में अगर नाक के पीछे गोश्त में सूजन है, एडिनोइड्स का प्रॉब्लम जी, है, जी। तो वो ट्यूब बंद हो जाता है और उसमें पानी जमा हो जाता है मिडिल ईयर में
तो प्रेशर की वजह से कभी या तो हियरिंग प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है बच्चों में, जो परमानेंट हो जाती है अगर अच्छा। इमीडिएटली उसको ट्रीट ना करें, हाँ। या फिर उसके ज़रिए से पस डिस्चार्ज होने लगता है, हाँ। जो कंटिन्यूसली रिपीटेडली फिर इन्फेक्ट हो सकता है। जी, जी, जी। और एक चीज़ है कि नाक के ज़रिए से आँख के ज़रिए से नाक में एक ट्यूब पास होता है, जो आँसू नाक के ज़रिए से हलक में पहुँचाता है। अच्छा। तो अगर नोज़ ब्लॉक हो, तो वो ट्यूब भी ब्लॉक होने लगता है, तो हाँ। आँख के ज़रिए से पानी बाहर आने लगता है, और फिर उसकी वजह से आँख का इन्फेक्शन भी हो सकता है। जी, जी। और एडल्ट्स में कॉमनली जी, जी। जब स्नोरिंग होती है, खर्राटे होते हैं, खर्राटे, जी। डे टाइम में भी जब अगर नाक से सांस नहीं ले पा रहे हैं और सोने के बाद खर्राटे और ज़्यादा हो रहे हैं, कभी-कभी एकदम सांस रुककर नींद से जाग जाते हैं, तो उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। अच्छा। तो उस दौरान हार्ट रेट और ऑक्सीजन बॉडी में काफ़ी कम हो जाता है। अच्छा। और वो टाइम पे वाइटल ऑर्गन जैसे हार्ट, ब्रेन वगैरह है, उसमें अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो इसको जान का भी खतरा होता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस है। जी बिल्कुल। और कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं क्या? देखिए, अगर हम इग्नोर कर दें, जैसे कि अगर एक तरफ नोज़ ब्लॉक हो, इवन एडल्ट्स में नोज़ में ब्लॉकेज अगर हो या ओल्ड एज में हो, तो वो ट्यूमर भी हम इग्नोर कर सकते हैं। मामूली चीज़ समझ के उसको पोस्टपोन करते चले जाएंगे। अगर फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो तो हो सकता है कि उसका क्योर जल्दी हो जाए, आसानी से हो जाए। एंड जैसे मैं बता रही थी आपको, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का इलाज काफ़ी अंडररेटेड है, जो हम खर्राटों को मजाक में ले लेते हैं कि अरे ये तो खर्राटे ले रहे हैं, लेकिन उसका डैमेज जो बॉडी पे हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है हम सिर्फ उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन सांस ठीक से नहीं जा रही है, लंग्स तक नहीं पहुंच पा रही है, उसकी वजह से जो वाइटल ऑर्गन्स है बॉडी में, उसको डैमेज होने की वजह से जो जान को खतरा होता है वो हम इग्नोर कर देते हैं। जी, जी। तो डेफिनेटली इसका इलाज ज़रूरी है। लेकिन खर्राटों के बारे में कहा जाता है, अगर कोई वर्किंग वूमेन है या फिर शौहर है, शौहर भी काम करता है, जब वो आके सोता है, खर्राटे लेता है, तो एक दूसरे को डिस्टर्ब होता है, तो कहा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसकी वजह से अगर इंटरमिटेंटली कभी-कभी खर्राटे आते हैं या सर्दी जुकाम के मौसम में ऐसा अगर खर्राटे आते हैं जो 2-3 दिन में ठीक हो जा रहे हैं, तो उनको ज़्यादा कुछ इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर परसिस्टेंटली खर्राटे कंटिन्यूसली आ रहे हैं, सालों से आ रहे हैं, और ख़ास तौर से जो मैं बता रही थी आपको सिम्टम, जो नींद से जाग जाते हैं कि सांस रुक गई एकदम, तो वो सिम्टम एकदम चौंकाने वाला होता है, वो अलार्मिंग सिम्टम होता है। वो टाइम डेफिनेटली इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। जो एक स्लीप स्टडी करके हम टेस्ट करते हैं, उसमें हमको अंदाज़ा होता है कि ऑक्सीजन लेवल क्या लेवल तक ड्रॉप हो रहा है बॉडी में, तो उसको उस हिसाब से फिर इलाज किया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि जहाँ तक नोज़ ब्लॉक का सवाल है, वो बीमारी जो है, बीमारी कहेंगे ना, जी। तो क्या वो हमेशा रहती है या फिर इलाज के ज़रिए उससे छुटकारा पाया जा सकता है? कई चीज़ें जो है इलाज के ज़रिए से परमानेंटली क्योर हो जाती हैं, कई बीमारियाँ इसमें। डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, जैसे कि अगर एलर्जी का प्रॉब्लम है तो वो तो मेडिकल प्रॉब्लम है, और वो जेनेटिक लेवल पे प्रॉब्लम होती है। जैसे किसी को अगर टेंडेंसी हो एलर्जी की, बीपी हो, शुगर हो, जैसे बॉडी में टेंडेंसी होती है ना, वैसे ही ये भी एलर्जी जो है, कोई चीज़ सूट नहीं कर रही है तो उसका रिएक्शन तो होगा। तो अगर आप जो जानते हैं ये चीज़ से मुझे एलर्जी है, आप अवॉइड कर सकते हैं, तो उसका क्योर तो वहीं हो गया। जिसको हम नहीं जानते हैं या फिर साल भर हमको किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है, तो उसके एलर्जी का ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं, उसके ज़रिए से भी नोज़ ब्लॉकेज का क्योर हो सकता है। तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन होते हैं, काफ़ी कॉमन होते हैं, और उसके साथ कुछ डिकंजेस्टेंट नेज़ल स्प्रेज होते हैं जो हम बहुत ही रेयरली प्रिस्क्राइब करते हैं, सिर्फ टेम्पररी आराम के लिए, क्योंकि उसकी आदत होने लगती है लॉन्ग टर्म तक। और उसके अलावा अगर नाक में पॉलिप्स हो या गोश में सूजन हो, नाक की गोश में सूजन हो, या एडिनॉइड्स का भी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए स्टेरॉइड स्प्रेज का इस्तेमाल किया जाता है, जो 1-2 महीने का ऐसा कोर्स होता है। उसके दौरान नाक के गोश में सूजन की कमी होती है, तो उसकी वजह से नाक से सांस की मतलब आसानी से सांस ले सकते हैं। ये प्रॉब्लम कभी-कभी पलट कर आ सकती है, लेकिन जब भी आती है सिमिलर उसका इलाज करते हैं तो आराम हो जाता है। डॉक्टर साहब, आप दौरान गुफ्तगू एडिनॉइड्स के बारे में बता रही हैं, तो मैं चाहूँगा, ये खास तौर पे मेरी तरफ से सवाल है, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, नाज़रीन हैं, वो भी जानना चाहेंगे कि एडिनॉइड्स है क्या? जी, जैसे गले में टॉन्सिल्स होते हैं, जैसे गले में 2 साइड में टॉन्सिल्स होते हैं, ये एक टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, एक गेटवे है। जैसे गेट पे सिक्योरिटी गार्ड जैसे बैठता है, तो गले के ज़रिए से जैसे कि कुछ खाना खा रहे हैं, तो उसको वहाँ पे उसके जरासीम को रोक कर पेट तक साफ खाना पहुँचाना, ये टॉन्सिल का काम है। तो उसी तरीके से नाक के पीछे जो गोश होता है, जो एडिनॉइड्स बोलते हैं उसको, उसका काम है कि सांस को क्लीन करके लंग्स तक पहुँचाना। तो उसका रहना भी उतना ही ज़रूरी है, लेकिन अगर उसमें रिपीटेडली इन्फेक्शन होने लगे, और ख़ास तौर से अगर बच्चों को सांस लेने में बेइंतहा तकलीफ होने लगे,
तो उसका इलाज भी उतना ज़रूरी हो जाता है। पार्टली ब्लॉकेज होता है, कभी सर्दी जुकाम में अगर ब्लॉकेज होता है तो उसको इलाज की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर 70-80% ब्लॉकेज है, कभी कभी 100% ब्लॉकेज भी होता है, तो उससे फेशियल चेंजेस होने लगते हैं बच्चों में, तो उनको सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। अक्सर लोगों में ये देखा गया है, ये कब सवाल हमारे व्यूअर्स की जानिब से भी कहा गया कि आप पूछें, तो वो ये है कि अक्सर लोग वो चीख जो है बहुत ज़्यादा उन्हें आती हैं और हमेशा ऐसा लगता है कि वो जुकाम में मुब्तला हैं, तो उसका इलाज कैसा होगा? जी, जो आप बता रहे हैं जुकाम एक्चुअली एलर्जी है। अच्छा। उसके अलामत देखने में जुकाम की तरह ही लगते हैं। नाक में जब हम सांस लेते हैं इनहेलेंट्स के ज़रिए से कुछ एलर्जेंस जो होते हैं हवा में मौजूद, अच्छा। मोस्ट कॉमन हाउस डस्ट होता है, तो वो चीज़ें जब नाक को टच होती हैं, आपको अगर उससे एलर्जी हो तो उसका एक रिएक्शन होता है बॉडी में, वो स्नीजिंग होती है। उसके बाद जो अंदर के जो सेल्स होते हैं वो लिक्विड प्रोड्यूस करने लगते हैं। अच्छा। तो म्यूकस प्रोड्यूस करने लगते हैं, उसकी वजह से पानी निकलने लगता है। कभी कभी सूजन परमानेंटली रह जाती है क्योंकि साल भर चल रहा है ये, तो उसकी वजह से नाक में सांस लेने की प्रॉब्लम होती है। तो जैसे मैं बता रही थी आपको कि ये मेडिकल प्रॉब्लम है। अच्छा। इसका इलाज भी मेडिसिन से हो जाता है। अच्छा, चलिए मेडिसिन की जब बात आपने की है तो ये बताइए कि कॉमन मेडिसिन कौन से है जो नोज ब्लॉक में इस्तेमाल होते हैं? सब में कॉमन और सब में ज़रूरी जो मैं बता रही थी कि वो आपको सलाइन नेज़ल स्प्रे है। प्लेन सलाइन नेज़ल स्प्रे, नो डिकंजेस्टेंट, उससे ही 50% ऑफ द टाइम इलाज हो जाता है। कभी ज़रूरत पड़ने पे एंटी एलर्जिक टैबलेट्स या सिरप्स के बच्चों में सिरप्स की ज़रूरत पड़ती है। और नोज़ में स्प्रेज, कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रेज वगैरह जो होते हैं, वो नाक में अगर पॉलिप्स हो या फिर नाक में गोश में सूजन हो तो जब उनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये एक कोर्स होता है, वो इस्तेमाल करके फिर छोड़ दे सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक डॉक्टर शाहान खूबी का सवाल है, ये ओलिव हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम दे रही है। वहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर यानी नवमौलूद से लेकर ज़ईफ़ हज़रात यानी बेड रिडन जो हो जाते हैं, मतलब जो ख़वातीन, उनका भी इलाज करती हैं। और जैसा कि इनका नाम है शाहान खूबी, खूबी इनकी ये है कि अल्लाह ने इन्हें शिफा दिया है इनके हाथ में। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक पेशे डॉक्टरी का सवाल है, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। और अगर आप इंसानी हमदर्दी के तहत काम करते हैं तो आपके दीन और दुनिया दोनों में दर्जात बुलंद होते हैं। तो बहरहाल आपके पास ऐसे कौन से पेशेंट्स आते हैं यानी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र के जो होते हैं, उनकी उम्र क्या होती है? मेरे पास अब तक मेरे ख्याल से 86 या 88 ईयर्स ओल्ड पेशेंट्स भी आ चुके हैं, जो माशाल्लाह कई बार चल के भी आते हैं। अच्छा अच्छा। वेरी हैप्पी टू। तो ऐसे लोगों में कौन सी नोज ब्लॉक की बहुत सी पेचीदगियाँ होती हैं? इनमें यूजुअली नोज ब्लॉक तो नहीं, कभी ज़्यादा जैसे एलर्जी के प्रॉब्लम हो वैसा हो सकता है। उसके अलावा दूसरे रीजन से, कान के प्रॉब्लम से, हियरिंग प्रॉब्लम से भी पेशेंट्स आते हैं ओल्ड एज। नहीं, अक्सर ये देखा जाता है बूढ़े जब हो जाते हैं, ज़ईफ़ जो हो जाते हैं, यानी आफ्टर 70 की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऐसा लगता है उन लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारे कान बजने लगते हैं, कान में सीटी आ रही है, ये क्या है? ये एक तरीके की नर्व वीकनेस है। अच्छा। एज रिलेटेड नर्व वीकनेस, जैसे चेहरे पे झुर्रियाँ आना, बाल सफ़ेद होना, जैसे एजिंग की अलामत है, वैसे ही नर्व वीक होना। बॉडी में हर जगह नर्व वीक होती है, लेकिन कान का जो सेंसेस होते हैं वो ज़्यादा जल्दी वीक होने लगते हैं। हियरिंग में प्रॉब्लम के साथ ये कभी टिनिटस बोलते हैं, ये साउंड जो एडिशनल रिंगिंग साउंड आता है, तो वो भी नर्व वीकनेस की वजह से देखा जाता है। इसका इलाज होता है हियरिंग एड। अच्छा। कान में मशीन लगाने की वजह से सुनाई भी बेहतर देता है और एडिशनल जो साउंड आ रहा है वो भी बंद हो जाता है। अच्छा, वो है जी। अच्छा, एक बात बताइए कि जहाँ तक सर्जरी का सवाल है, तो नोज ब्लॉक में कोई सर्जरी है जिससे बचा जा सकता है नोज ब्लॉक से? जी, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। अगर जैसे हड्डी का प्रॉब्लम है या साइनसेस बैडली इन्फेक्टेड है या फंगल साइनस का प्रॉब्लम, फंगल साइनसाइटिस है, तो उनमें डेफिनेटली सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर एडिनॉइड्स बच्चों में ज़्यादा ग्रेड के हों और उसकी वजह से हियरिंग में प्रॉब्लम भी डेवलप हो रहा है, और क्योंकि बच्चों में हियरिंग अभी डेवलप हो ही रही है, तो उसको सेव करने के लिए भी सर्जरी एडवाइस करी जाती है। जी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा कि मैंने ज़ईफ़ लोगों की बात की है, सीटी बजने की बात की है, तो अक्सर ये देखा गया है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा डायग्नोस नहीं कर पाते। और जैसा कि आपने कहा है कि हियरिंग जो आला है वो लगाने से बहुत असर पड़ता है, तो आप ऐसे लोगों को क्या मशवरा देंगे? उसको पहले तो हमको जांचना पड़ता है, उसको हियरिंग टेस्ट करना पड़ता है। तो एक साउंड प्रूफ रूम में ऑडियोमेट्री या हियरिंग टेस्ट की जाती है। उसके हिसाब से हमको पता चलता है कि उसमें नसों की कमजोरी की वजह से प्रॉब्लम है या कान के पर्दे में या मिडिल ईयर में प्रॉब्लम है। तो अगर कान के पर्दे या मिडिल ईयर में प्रॉब्लम है तो वो मेडिसिन या सर्जरी के जरिए से क्योर हो सकती है। लेकिन अगर नसों की कमजोरी डेवलप हो गई है और मोर देन 40% अगर नसों की कमजोरी है तो वो अनफॉर्चुनेटली रिवर्स नहीं हो सकती है। तो उसको एड करने के लिए, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए हियरिंग एड एडवाइस किया जाता है। तब उससे सुनाई भी बेहतर देता है और वो साउंड भी कम होने लगता है। अच्छा।
क्या ये नोज़ ब्लॉक का जो है उसे उससे बचने के लिए क्या सर्जरी लाज़िमी है? हमेशा ज़रूरत ज़रूरी नहीं है? पड़ती, नहीं, हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती। काफ़ी हुँ, प्रॉब्लम्स तो मेडिकली क्योर हो जाते हैं। कई बार बिना मेडिसिन्स के भी सही पोस्चर, सही डाइट वगैरह लेने की वजह से भी प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाते हैं। हुँ। तो जी। जी, कुछ अगर जैसे नाक की हड्डी का प्रॉब्लम हो, जो मेडिकली हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको सर्जरी कंपल्सरी होती है। अक्सर ये कहा जाता है कि थ्रोट प्रॉब्लम जो है, जी, हल्क में जो प्रॉब्लम है जी, वो बायस बनता है, लीड यानी जी। उसकी वजह से यानी नोज़ ब्लॉक का बायस बनता है, तो क्या ये सच है? जी, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि जैसे गले में टॉन्सिल्स होते हैं, हुँ, वैसे ही नाक के पीछे एडिनॉइड्स होते हैं। तो क्योंकि ये इतने आस-पास है, प्रॉक्सिमिटी में है, तो एक जगह इन्फेक्शन होने की वजह से दूसरी जगह फैलने की गुंजाइश होती है। हुँ। तो जब थ्रोट प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शंस रिपीटेडली हो रहे हैं, तो वो एडिनॉइड्स या नोज़ इन्फेक्शंस में भी तब्दील हो सकता है। जी, जी। बहरहाल नाज़रीन जिस अंदाज़ में डॉक्टर साहबा ने आपको बताया नोज़ ब्लॉक से किस तरह बचा जा सकता है, उसकी क्या पेचीदगियाँ हैं, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि ये अक्सर कहा जाता है और पेशेवर में ये कहा जाता है कि पेट जो होता है वो बीमारियों की जड़ होता है। तो सवाल ये पैदा होता है हमारे जो ज़हन में ये सवाल आया है कि क्या पेट के जो मसाइल होते हैं वो भी नोज़ ब्लॉक का बायस बनते हैं? जी, ये काफ़ी अंडररेटेड प्रॉब्लम है, अच्छा, जो अच्छा। हम कई दफ़ा समझ नहीं पाते हैं। ये आजकल अनफॉर्चुनेटली काफ़ी कॉमनली देखा जा रहा है इन ऑल एज ग्रुप्स, इवन जी। बच्चों में देखा जा रहा है। अच्छा, बच्चों को टीवी की आदत हो गई, बिना उसके खाना नहीं खाते हैं। अच्छा। कभी खाते-खाते टीवी देखते-देखते लेट जाते हैं, सो जाते हैं। हाँ, हाँ। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे पेट में एसिड बनता है, अच्छा, लेटने के बाद एसिड और डाइजेशन के लिए जो एसिड बनता है, वो पलटकर पूरा हलक तक फूड पाइप के ज़रिए से आ सकता है। अच्छा। कभी नाक के पीछे और इवन ईयर ट्यूब्स में भी आ सकता है। जी, जी। तो उससे नाक के अंदर की जो स्किन है, उसमें सूजन आने की वजह से भी नोज़ ब्लॉकेज हो सकता है। जी, जी। तो उसका इलाज जब हम पेट का करेंगे सही, तो ये भी ऑटोमेटिकली उसको हम क्योर कर सकते जी, हैं। जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई है। बहरहाल नाज़रीन जहाँ तक डॉक्टर शाहान खूबी का सवाल है, आपको बता दूँ कि उन्होंने जिस अंदाज़ में आपको बताया नोज़ ब्लॉक का किस तरह इलाज किया जा सकता है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारे जो नाज़रीन हैं उन्हें ये बताएँ कि इस नोज़ ब्लॉक से कैसे बचा जा सकता है? गैर ज़रूरी दवाइयों का इस्तेमाल ना करें और फार्मेसी में जो ईज़िली अवेलेबल डिकंजेस्टेंट्स वगैरह हैं, उनका गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसकी आदत होने लगती है, वो एक हैबिट फॉर्मिंग ड्रग होता है। उसकी वजह से रिलैप्स होके जो नाक में मामूली गोश्त होता है, उसमें सूजन आने लगती है। वो परमानेंटली रहने लगती है और वो बिना ड्रॉप यूज़ करे, वो आराम नहीं मिलता है और कभी-कभी वो ड्रॉप लेने पे भी आराम नहीं लगता है। तो वो अनफॉर्चुनेटली सर्जिकल प्रॉब्लम हो जाता है। तो गैर ज़रूरी दवाइयों का इस्तेमाल ना करें, ओरल हाइजीन मेंटेन करें, मुँह साफ रखें, रात में सोने से पहले ब्रश करें। सलाइन स्प्रेस कॉमनली यूज़ कर सकते हैं हम कोई भी बीमारी के लिए और खाना खाने के बाद 2 घंटे तक ना लेटें और कभी कुछ अगर प्रॉब्लम मोर देन 3 टू 4 डेज़ से ज़्यादा अगर होने लगी है, तो उसको डेफ़िनेटली जाके चेक कराएँ और अपने से खुद ब खुद कोई दवाई और खुद इलाज ना करें। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है और डॉक्टर शाहान कबीर के बारे में आपको बता दूं कि मैंने पहले भी बताया आपको कि 2002 में उन्होंने एमबीबीएस किया और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। लेकिन एक अहम बात आपको बताना ज़रूरी है कि एमएस ईएनटी में ये यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट थी। ये बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ कि मिल्लत के लिए भी और आपके ख़ानदान के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि जो बच्चियाँ हमारी जो एमबीबीएस कर रही हैं और जो करने वाली हैं, उनके लिए भी ये एक बेहतरीन मिसाल है। वैसे नाज़रीन आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम में अपने जो मेहमान होते हैं यानी मेहमान डॉक्टर होते हैं, उनसे एक मैसेज ज़रूर लेते हैं। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर शाहान को भी हमारे नाज़रीन को, हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज दें और मैं समझता हूँ कि वो मैसेज नोज़ ब्लॉक के बारे में हो तो बेहतर रहेगा। जी। मैं अभी तो वैसे बता जी रही हाँ, थी जी हाँ, आपको जी। मैसेज के ज़रिए से कि जी। सर्दी ज़ुकाम में आपको उसको सिर्फ़ सलाइन स्प्रे से ही उसका इस्तेमाल करके ही आप नोज़ ब्लॉकेज को 2-3 दिन बर्दाश्त कर लीजिएगा, उसके बाद अपने आप वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। और नोज़ ब्लॉकेज की अगर बात करें तो उसको टेम्परेरी प्रॉब्लम अगर हो तो इसको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन अगर थोड़ा लंबा अरसे तक अगर ये प्रॉब्लम चलने लग रहा है, तो उसकी ज़रूर उसकी जाँच कराइएगा, क्योंकि कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे ऐसे होते हैं जो देखने में बिल्कुल मामूली दिखते हैं, अरे ये क्या है, ये तो सिर्फ़ सर्दी-ज़ुकाम है या फिर छींकों का प्रॉब्लम है या फिर सिर्फ़ थोड़ा एक नोज़ में ब्लॉक हो रहा है। लेकिन यही अलामत जो है अंदरूनी कोई और मेजर बीमारी के भी हो सकते हैं, तो उसको जाँच ज़रूर करवाइएगा, डॉक्टर की एडवाइस फ़ॉलो करिएगा। जी, जी। बहरहाल नाज़रीन बहुत ही प्यारा मैसेज उन्होंने दिया है। मैसेज से पहले जो उन्होंने बातें की है, मैं समझता हूँ कि वो असल मैसेज था आपके लिए और आप ज़रूर सुनें। वैसे भी अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया।